एशिया कप 2025 का फाइनल मैच जो कि खेला जाने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर एशिया कप का जो पूरा इतिहास रहा है 41 सालों का, चाहे वो वनडे फॉर्मेट में रहा हो चाहे टी20 फॉर्मेट में, कभी भी ये दोनों टीमें आपस में किसी एशिया कप के फाइनल में भिड़ी है नहीं इसके पहले। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि एशिया कप के फाइनल में नहीं भिड़ी हैं तो उसका तो कोई डेटा या रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बाकी कोई ऐसा टूर्नामेंट ना हुआ हो जिसके फाइनल मैचेस में इंडिया और पाकिस्तानी की टीम ना भिड़ी हो, तो निश्चित तौर पर उसका भी डेटा देख करके समझने की कोशिश हम करेंगे कि क्या फाइनल मैचेस में जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो रिजल्ट निकल करके आता है। बाकी आपको ये पता ही होगा कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर यह मैच होगा, जहां पर लगातार पिछले कुछ मैचेस आपने देखे। लास्ट मैच तो इंडिया श्रीलंका का आपने देखा ही, और वहां पर 28 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से और वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से ये फाइनल मैच जब खेला जाएगा, तो जैसा कि फाइनल मैच है तो फाइनल मैचेस का इतिहास भी हम समझ लेते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान की टीमें आपस में कोई फाइनल मैच खेलती हैं तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वनडे और टी20 फॉर्मेट मिलाकर के 12 बार ये दोनों टीमें आपस में कोई फाइनल मैचेस खेली हैं, जिसमें इंडिया की टीम ने केवल 4 बार मैचेस जीते हैं, 8 बार जीते हैं पाकिस्तान की टीम ने। और उसमें ज्यादातर मेजोरिटी देखेंगे तो ओडीआई फॉर्मेट रहा है, जहां पर 11 फाइनल मैचेस में से 8 पाकिस्तान की टीम जीती है, 3 इंडिया की टीम जीती है। निश्चित तौर पर पहले का जो समय था 2005 से पहले, वहां पर पाकिस्तान की टीम तो काफी डोमिनेट करती भी थी। लेकिन टी20 फॉर्मेट में देखेंगे तो केवल एक फाइनल इन दोनों टीमों के बीच में हुआ है, वही पहला टी20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त ऐतिहासिक फाइनल मैच, जहां पर मिसबा उल हक का कैच श्रीशांत ने किया था अपना लेग साइड में, और साथ ही साथ बॉलिंग करी थी जोगिंदर शर्मा ने, और वहीं से ट्रॉफी उठाया था इंडियन टीम ने। तो टी20 फॉर्मेट में खाली एक फाइनल मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ है, और वो भी काफी कांटे का टक्कर वाला, जिसको इंडिया ने जीता था। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज, और रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो एक और फाइनल मैच ओडीआई फॉर्मेट में ही जो लास्ट हुआ था, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड में हुआ था, जिसके बारे में अभी तक पाकिस्तानी बोले हैं नहीं। तो निश्चित तौर पर वही एक फाइनल मैच रिसेंट था जो कि पाकिस्तान जीती थी। लेकिन टी20 फॉर्मेट में वहां पर इंडिया ने एकमात्र खेला गया मुकाबला जीता है फाइनल मैच का। और चूंकि फाइनल मैच की बात हो ही रही है तो इस तरीके के प्रेशर गेम में इंडियन प्लेयर्स और पाकिस्तानी प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक डेटा टूर्नामेंट फाइनल मैचेस का टी20 फॉर्मेट के अंदर अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव एक फाइनल मैच खेले हैं, वही टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, जिसकी विजेता है अभी रिसेंट टाइम में इंडियन टीम, जो कि हुआ था इंडिया और साथ ही साथ दूसरी जो टीम था अगर आपको याद हो साउथ अफ्रीका। उस मैच में सूर्य कुमार यादव केवल 3 रन बना करके आउट हो गए थे। बाकी अक्षर पटेल जिन्होंने एक मैचेस खेले हैं 47 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है, वही टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। बाकी शिवम दुबे 2 मैच के एक इनिंग में 27 रन बनाए हैं बल्ले से, और एक ही बार बॉलिंग भी करी है, 1 विकेट चटकाया है। और अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, वैसे तो आपने बहुत बार सुना होगा ये बात, कि जब भी शिवम दुबे टी20 टीम में होते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, इंडियन प्लेइंग 11 के अंदर, वो आज तक ऐसा कोई टी20 मैच नहीं रहा कि जो इंडिया हारी हो। तो करीब करीब मेरे ख्याल से 34-35 मैचों का वो आंकड़ा हो चुका है जो कि शिवम दुबे ने खेला है इंडिया की तरफ से, वो सारे मैचेस इंडियन टीम जीती है। तो एक लक फैक्टर भी लेकर के आते हैं और एकमात्र इनिंग में परफॉर्म भी कर चुके हैं। बाकी हार्दिक पांड्या भी 2 मैच के एक इनिंग में 5 रन बना चुके हैं, बॉलिंग दोनों मैचेस में करके 3 विकेट ले चुके हैं। और बाकी प्रेशर सिचुएशन में कैसा करते हैं किसी को बताने की जरूरत है नहीं, इन्होंने ही शुरुआत करी थी टी20 वर्ल्ड कप में। फाइनल जो मैच था जो इंडिया हार चुकी थी ऑलमोस्ट, हेनरी क्लासन को आउट करके उन्होंने वो शुरुआत किया था कि इंडिया ने उस मैच को जीता। बाकी उसी मैच में अर्शदीप सिंह ने कमाल की बॉलिंग करी थी। ओवरऑल 2 फाइनल मैच में 3 विकेटें हैं। बुमराह तो जानते ही हैं 2 मैच में 3 विकेट है, कमाल के खिलाड़ी। और बाकी कुलदीप यादव एक फाइनल मैच खेले हुए हैं, विकेट ले नहीं पाए हैं। तो ये तो इंडियन प्लेयर्स थे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों का इतिहास लंबा चौड़ा है। लगभग काफी सारे प्लेयर्स जो कि फाइनल मैचेस खेले हुए हैं टी20 फॉर्मेट में, जहां पर साहिबजादा फरहान 2 मुकाबले खेले हैं, खाता भी नहीं खुला है दोनों मैचेस में। तो यहाँ से भी एक हिंट आपको मिलता है। बाकी फकर जमान 3 मैचेस में 118 रन, 91 का हाईएस्ट स्कोर है, 38 के आसपास का बैटिंग एवरेज है। लेकिन ध्यान में रखिएगा इन तीनों मैच में एक बार ही 91 का हाईएस्ट स्कोर है, बाकी 2 बार फेल भी हुए हैं। इसके बाद सैम अयूब की एक मैच में 17 रन, कोई विकेट नहीं है। सलमान आगा हसन नवाज ने एक मैच खेला है, 24 और 15 रन बनाए हैं। मोहम्मद नवाज के आंकड़े काफी अच्छे, 3 मैच में 74 रन, 38 नंबर का हाईएस्ट स्कोर और 6 विकेट। और बाकी खुशदिल शाह की एक मैच में 2 रन, फहीम अशरफ की एक मैच में 15 रन, 1 विकेट, 3 मैच में 7 विकेट हैं। हैरिस रऊफ के, शाहीन अफरीदी के 3 मैच में 3 विकेट हैं। अबरार सूफियान के एक मैचेस में 2 विकेट हैं, और साथ ही साथ हसन अली के 1 विकेट है एक मैच में। तो जो प्लेइंग 11 एक्सपेक्टेड है उसमें से निश्चित तौर पर अबरार अहमद, हैरिस रऊफ और साथ ही साथ यहाँ पर मोहम्मद नवाज, ये कुछ ऐसे प्लेयर है, और कुछ हद तक फकर जमान भी, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ खास अच्छा करें, जो कि इसके पहले फाइनल मैचेस में ये लोग अच्छा करते रहे हैं। बाकी इंडियन प्लेयर्स कौन से थे वो तो आपने देखा, लेकिन चूंकि ये मैच दुबई में होगा, यहाँ पर 10 मैचेस ऑलरेडी इसी एशिया कप के खेले जा चुके हैं, जहां पर 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम, 4 बार बैटिंग पहले करने वाली टीम, और एक मैच यहाँ पर टाई भी हुआ है जो पिछला मैच हुआ था इंडिया श्रीलंका का। हालांकि उसको भी इंडिया ने बाद में सुपर ओवर में जीत लिया, और उससे दिखाई पड़ा अभी तक इस पूरे एशिया कप में
इस मैदान पर जो विकेट का नेचर रहा है ना, शुरू में चूंकि अगर हम बात करते हो टेम्परेचर ड्रॉप ज्यादा होता था दिन और रात के मुकाबले में, तो वहां पर हाई ह्यूमिडिटी होती है दुबई में, जो कि ग्राउंड भी यहाँ पर क्लोज्ड ग्राउंड है काफी हद तक, तो चारों तरफ से हवा भी नहीं आती ग्राउंड के अंदर, तो जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, और उसके बाद सुबह के मुकाबले या दिन के मुकाबले जो रात में टेम्परेचर ड्रॉप होता है ना, सेकंड इनिंग में ओस आने लग रही थी शुरुआत में। ये जो पूरा 10 मुकाबला हो चुका है इस एशिया कप का, तो वहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमों के लिए एडवांटेज दिखा था। लेकिन अब पिछले 2-3 मैचेस से हमने क्या देखा है, जिसमें खास करके जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, फिर इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, फिर इंडिया श्रीलंका का मैच हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हो चुकी है, चूंकि जो ब्राउन कलर की डेड कवरिंग थी ग्रास की ना, वो भी अब कम हो चुकी है, तो इस वजह से बैटिंग अब ज्यादा बेहतर आसान हो चुका है। इवन पिछले मैच में श्रीलंका ने आपने देखा ही कैसी बैटिंग करी। हालांकि ये आप कहेंगे कि सेकंड इनिंग में भी श्रीलंका ने 202 रन बना दिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम निसंगा की उसमें सेंचुरी थी, हाफ सेंचुरी थी कुशल परेरा की। श्रीलंका ने 5 विकेट गिरा दी अपनी, और उसके बाद उसमें 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 160 रन बना दिए। बाकी प्लेयर क्या करते दिखाई पड़े, क्योंकि उनको दिक्कत हुई उस विकेट पर खेलने में, क्योंकि सेकंड इनिंग में तो वहां पर ड्यू आई नहीं, पिच पर से डेड कवरिंग अब हट चुकी है काफी हद तक ग्रास की। तो इस वजह से अब यहाँ पर जो स्पिनर्स है ना, वो ब्रेक भी करा पा रहे हैं गेंद को, यानी कि टर्न करा पा रहे हैं, जो शुरू में नहीं होता था। तो गेंद अब ना सिर्फ बल्ले पर थोड़ी सी फंस करके आती है, पहले के मुकाबले कम फंस रही है, लेकिन अब घूम करके आ रही है, तो सेकंड इनिंग में रन बनाना उतना आसान अब नहीं रह गया है। या तो कोई एक्सेप्शनल पारी आ जाए किसी बैटर की तरफ से, जैसे कुशल परेरा और साथ ही साथ निशंका ने पिछले मैच में किया। लेकिन अब ध्यान रखिए कि इन दोनों की इतनी बड़ी पारियों के बावजूद श्रीलंका टीम मैच को टाई तो करा पाई, लेकिन जीत नहीं पाई, या आप समझ करके चलिए। बाकी इंडिया ने तो 202 रन शानदार बनाए ही थे, और इवन पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश भी अगर आप देखें तो 135 का स्कोर चेज नहीं कर पाई, और इंडिया ने अपना स्कोर तो 168 का डिफेंड किया ही था, और पाकिस्तान के 171 के स्कोर को इंडिया ने चेज कर दिया था 174 रन बना करके। तो ओवरऑल जो भी इस ग्राउंड पर हुआ है इस एशिया कप के अंदर, वो आपको मैंने बता दिया कि शुरुआत के जो पहले 6 मैचेस थे उसमें बिल्कुल अलग तरह से सेकंड इनिंग में डोमिनेशन हो रहा था बैटिंग करने वाली टीमों के लिए, मैचेस जीतना आसान थे। लेकिन अब आखिरी के 4 मैचेस में हमने देखा है कि पिच पर से डेड कवरिंग अग्रास हट चुकी है। तो शुरू में पहले 6 ओवर में नई गेंद से स्विंग मिल रही है तेज गेंदबाजों को, उसके बाद बैटिंग के लिए पिच थोड़ी सी बेहतर होती है। सेकंड इनिंग में पुरानी गेंद होने के बाद स्पिनर्स यहाँ पर पूरी तरह से डोमिनेट ना सिर्फ करते हैं बल्कि पहली इनिंग में भी करते हैं। ओवरऑल पिछले 6 मैचेस में 35 विकेट स्पिन को, 42 विकेट पेस को मिली हैं। पेसर्स को भी और स्पिनर्स को भी दोनों इनिंग्स में लगभग इक्वल अमाउंट में विकेटें मिली हैं। तो डिपेंड करेगा किस टीम के पास कितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग अटैक है या पेस बॉलिंग अटैक है, तो उसके हिसाब से अपने बॉलरों को पिक करने हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के, किस पिच पर मैच हो रहा है, कि इंडिया श्रीलंका का जो पिछला मैच खेला गया उसी पिच पर मैच होगा या किसी डिफरेंट पिच पर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर टॉस के बाद दूंगा। और मेरी अपनी जो फाइनल 6 टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो जाकर के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसी वीडियो के, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और एक्टिव रहिए पिच के बारे में जानने के लिए और उसकी बेसिस पर अपनी टीम बनाने के लिए, जो कि आपको मैं दूंगा भी। बाकी आपके पास प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर एक्सपेक्टेड इंडिया की तरफ से जहां तक उम्मीद है कि अर्शदीप, हालांकि पिछले मैच में सुपर ओवर में इन्होंने कमाल किया, डेथ ओवर में जबरदस्त बॉलिंग की, पहले 2 ओवर में पिट गए थे, लेकिन ये मुझे लगता है बाहर ही जाएंगे। हर्षित राणा तो बाहर जाएंगे ही, इन्होंने भी आखिरी ओवर काफी अच्छा किया था, लेकिन पहले 3 ओवर में कुटाई इनकी भी कमाल की हुई थी। और शिवम दुबे जो कि एक लकी चार्म है बेसिकली इंडिया के लिए, ये और जसप्रीत बुमराह आपको अंदर आते दिखाई पड़ेंगे, बाकी प्लेयर्स तो वही हैं। हालांकि कई सारी इंजरीज भी देखने को मिली थी पिछले मैच में, लेकिन चूंकि फाइनल खेलना तो इसकी वजह से कई सारे प्लेयर वो जाकर के बाहर बैठ गए। हार्दिक पांड्या 1 ओवर करने के बाद आए ही नहीं, जबकि जरूरत थी उनकी। और बाकी बॉलिंग में अर्शदीप तो निश्चित तौर पर खेलेंगे नहीं, तो हार्दिक पांड्या हो गए, अक्षर पटेल, कुलदीप चक्रवर्ती और बुमराह, ये 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगे, 5 जो कि लगभग पूरे ओवर करके आपको देंगे। बाकी इंडियन प्लेयर्स का करियर T20 में कैसा रहा है, एशिया कप के पहले की बात हो रही है ये, उसको आप यहां पर देख करके समझ सकते हैं उनका एक्सपीरियंस। और बाकी फॉर्म, जो कि इंडियन प्लेयर्स ना सिर्फ लीग स्टेज के तीनों मैचेस जीते, उसके बाद आकर के सुपर 4 में भी सारे मुकाबले तीनों जीते। पिछला मुकाबला जरूर थोड़ा सा टफ रहा था बॉलिंग के लिए खास करके, लेकिन बल्लेबाज वो तो लगातार कमाल कर रहे हैं, चाहे वो अभिषेक यहाँ पर हो और साथ ही साथ शुभमन गिल ने बीच में 2 मैचेस में अच्छा स्पार्क दिखाया, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंट तो नहीं है। जहां पर गेंद थोड़ी सी फंस करके आती है वहां पर इनसे उतनी बैटिंग हो नहीं पाती। तिलक वर्मा ने काफी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है, अगर आप एक मैच को बीच में छोड़ दें जहां पर एक विकेट लेकर के गए। संजू सैमसन भी अगर आप देखें तो पहले 2 बार जब बैटिंग आई थी तो उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़े थे, लेकिन पिछले मैच में बहुत अच्छे टच में दिखाई पड़े और काफी बेहतर फॉर्म में रहे। बाकी हार्दिक पांड्या की तो अपनी यूटिलिटी ही उतनी बेहतर है कि आप इनको ड्रॉप
करने का सोचेंगे भी तो काफी मुश्किल हो जाएगा। और बाकी शिवम दुबे निश्चित तौर पर एक लकी चार्म है, तो टीम में रखना चाहे तो रखें, वरना जो स्मॉल लीग की टीम आपकी बनती है उतनी यूटिलिटी उनकी रहती नहीं, क्योंकि बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे उसका भी हमको नहीं पता, बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी उसका भी हमको कुछ खास श्योरिटी है नहीं। लेकिन जो बाकी बॉलर चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कुलदीप, चाहे बुमराह हो, ये चारों ना सिर्फ जबरदस्त फॉर्म में हैं, हालांकि अक्षर पटेल एक कमजोर कड़ी दिखाई पड़े हैं पिछले कुछ मैचेस में इंडिया के लिए। ना सिर्फ इनसे बैटिंग नहीं हो पा रही बल्कि बॉलिंग भी उस अच्छी तरीके से ये कर नहीं पा रहे, जो कि हमने पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी देखा। हालांकि विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ जब पहला मैच खेले तो 2 विकेट लेकर के गए थे, दूसरे मैच में तो ओवर ही 1 कराया गया था इनसे, तो 8 ही रन बनाए थे वहां पर दिए थे इन्होंने। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो इनकी यूटिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, एक तो ये बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में कोई सबसे कमजोर कड़ी रहा है इंडियन बॉलिंग अटैक में तो वो अक्षर पटेल ही रहे हैं। तो यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ये 3 मेन बॉलर्स, जिसमें आप हार्दिक पांड्या को इंक्लूड कर दीजिए, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और साथ ही साथ अभिषेक शर्मा, ये कुल मिला जुला करके 7 ऐसे ऑप्शन है जो कि बेस्ट फॉर्म में हैं और जो आपकी 6 टीम बनेगी उसमें से 4 से 5 टीमों में ये होने भी चाहिए। बाकी जो प्लेयर है चाहे शुभमन गिल हो चाहे सूर्य कुमार यादव हो, ये एक तो ये फॉर्म में नहीं है। सूर्य कुमार यादव के सामने पाकिस्तान की टीम आ जाए और उसमें प्लस हैरिस रऊफ आप कर दीजिए तो रन इनसे बड़े नहीं है कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ। एक इन्होंने जो 47 रन की अच्छी पारी इस पूरे टूर्नामेंट में खेली है सूर्य कुमार यादव ने, उसमें हैरिस रऊफ थे नहीं, पाकिस्तान के ही खिलाफ खेली थी, लेकिन जैसे ही हैरिस रऊफ आए पहली ही गेंद पर आउट हो गए। तो ये एक दिक्कत रही है साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ। बाकी शुभमन गिल के साथ तो वो दिक्कत है कंसिस्टेंसी वाली। बाकी इसके बाद नीचे अगर आप आते चले तो शिवम दुबे, इनके ऊपर एक रिस्क लेना पड़ेगा आपको। और अक्षर पटेल मेरे हिसाब से फिर भी एक ऐसे ऑप्शन जो कि 3 से 4 टीमों में तो आपके आने ही चाहिए। तो इस तरह से टीम आपको फॉर्मेशन करनी है, कौन से प्लेयर कितने बेहतर फॉर्म में, उनकी क्या यूटिलिटी है तो आपने देख लिया, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ कैसा करते हैं ओवरऑल T20 में उसको आप देख लीजिए। तो इसी एशिया कप में शुभमन गिल ने 2 मुकाबले खेले, 57 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, अभिषेक ने 2 मैच 105 रन बना लिए हैं। सूर्य कुमार यादव के नंबर्स आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खराब हैं, 7 मैचेस में से केवल एक अच्छी 47 की पारी आई है जिसमें हैरिस रऊफ नहीं थे। बाकी जब भी हैरिस रऊफ रहे तो इनके रन बने नहीं है। तिलक वर्मा के 2 मैच में 61 रन है, संजू सैमसन, बाकी हार्दिक पांड्या के नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, शिवम दुबे के 3 मैच में 2 विकेट है, 13 रन है। और बाकी अगर आप देखें तो चक्रवर्ती के 3 मैच में केवल 1 विकेट है। ये बड़ा यूनिक सा डेटा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी शिवम दुबे के तो आपको बता ही दिया, कुलदीप के 2 मैच में 4 विकेट है, बुमराह के 6 मैच में 7 विकेट हैं, अर्शदीप के 4 मैच में 7 विकेट हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अर्शदीप को आज मौका मिलता है या नहीं। बाकी वेन्यू का भी डेटा आपके सामने है, उसको भी आप देख सकते हैं, जहां पर ना से बुमराह, कुलदीप, इवन चक्रवर्ती, कुछ हद तक अक्षर पटेल, इस मैदान पर इनका डेटा उतना अच्छा है नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हार्दिक पांड्या के भी डेटा देखेंगे तो थोड़ा कमजोरी दिखाई पड़ेगा। और बाकी जो खिलाड़ी हैं एज ए बैटर खेलते हैं उनके भी नंबर्स आप देख सकते हैं, और इनिंग के बेसिस पर भी चीजें आपको मैंने दी थी। और बाकी प्लेयर बैटल का डेटा, जिसमें अगर आप इंडियन प्लेयर्स के बारे में सीधे सीधे कहूँ ना तो स्पिन के खिलाफ तो दिक्कत देखिए है, एक तो गेंद यहाँ पर बल्ले पर फंस करके आएगी, और स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग वो ज्यादा परेशान करती है इंडियन प्लेयर्स को। और एक ऐसा बॉलर जो ऑफ स्पिन भी कर ले, साथ ही साथ बीच बीच में लेग ब्रेक बॉलिंग भी कर दे, तो सैम अयूब हैं सामने की टीम में। इस तरीके के बॉलर्स ज्यादा परेशान करते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी सारे हैं तो ऑफ स्पिनर तो करते ही हैं, यहाँ पर सैम अयूब तो ऑफ स्पिनर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस तरीके के बॉलर देखें ना, तो चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो चाहे ऑफ स्पिन हो, जो दोनों तरीके की बॉलिंग कर ले वो हमेशा इंडियन बैटर्स को परेशान करेगा। बाकी इंडिविजुअली शुभमन गिल को फहीम अशरफ एक बार आउट कर चुके हैं बोल्ड इसी टूर्नामेंट के अंदर, अभिषेक को सैम अयूब ने एक बार आउट कर रखा है, बाकी ऑफ स्पिन पर विकेटें देते भी हैं। बाकी तिलक वर्मा भी सैम अयूब पर एक बार आउट हो चुके हैं। सूर्य कुमार यादव को हैरिस रऊफ के खिलाफ जो दिक्कतें रही हैं वो अभी दूर हुई नहीं है, 10 गेंद पर 11 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं ये हैरिस रऊफ पर, मोहम्मद नवाज पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आती है बाकी बारी इंडियन लोअर ऑर्डर बैटर्स की, जिसमें संजू सैमसन, हैरिस रऊफ की पहली ही गेंद पर, शिवम दुबे लेग स्पिन पर फंसते हैं, और बाकी हार्दिक पांड्या, रऊफ और नवाज पर आउट होते रहे हैं। तो शिवम दुबे ना कमेंटेटर चाहे जितना भी बोले कि स्पिन बहुत अच्छी खेलती है, उस पर आपको ज्यादा जाना है नहीं, एक्चुअली ये लेग स्पिन पर बहुत कमजोर हैं। हालांकि क्वालिटी लेग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है नहीं, अगर आप पाकिस्तान की टीम में देखें अबरार है जरूर, लेकिन वो प्रॉपर एक लेग स्पिनर है नहीं, तो उस कैटेगरी में आप उनको लेके जा नहीं सकते। तो वो तो इंडियन पूरी की पूरी टीम थी। बाकी ये पाकिस्तान की टीम है, इनका प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर, बाकी बॉलर्स जिसमें हैरिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, अबरार अमर और मोहम्मद नवाज और प्लस सैम अयूब, ये कुछ मेन 5 बॉलिंग ऑप्शन होंगे। बाकी उनका बेंच जिसमें पूरी संभावना है कि थोड़े बहुत चेंजेस हों, शायद हो सकता है कि हसन नवाज को मौका मिले प्लेइंग इलेवन के अंदर, किसकी जगह पर मौका मिलेगा वो देखना पड़ेगा। बाकी करियर के
आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे इंडियन प्लेयर्स का भी आपने पीछे देखा कि ना सिर्फ पूरा करियर बल्कि कैसा चला है इनिंग के बेसिस पर पूरा करियर, वो भी डेटा आपके सामने है, तो वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आते हैं रीसेंट फॉर्म की तरफ, जिसमें पिछला मैच जीत करके श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की टीम फाइनल में जब पहुंची तो पिछले मैच में देखा ना बल्लेबाजी एक बार फिर से फ्लॉप हुई थी। फखर जमान पूरे टूर्नामेंट में केवल एक अच्छी पारी खेल पाए हैं, साहिबजादा फरहान केवल 2 अच्छी पारियां, वो भी इंडिया के खिलाफ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि 2 बेहतरीन जो पारियां इनके रेस टूर्नामेंट में इंडिया के ही खिलाफ आई हैं, बाकी मैचेस में चले नहीं हैं। बाकी सैम अयूब तो 5 मैचेस में से 4 तो डक बना चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इनका बॉलिंग फॉर्म, बैटिंग जो फॉर्म है बहुत ही पुअर है। हालांकि बॉलिंग से उन्होंने अपनी कमी पूरी करी है। बाकी सलमान आगा से ना तो बल्ले से रन बने हैं, ना तो बॉलिंग से विकेटें निकली हैं। हुसैन तलत का केवल एक मैच अच्छा गया था बीच में बांग्लादेश के खिलाफ। बाकी मोहम्मद हैरिस ना इस पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखें तो मोहम्मद हैरिस ने 31, 13, 18, 3 और 66 की जो कुल मिलाकर के 5 पारियां खेली हैं, उसमें रन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई सबसे बेहतर टच में प्लेयर दिखाई पड़ा तो मोहम्मद हैरिस ही हैं। लेकिन बैटिंग इनसे काफी नीचे कराते हैं। बाकी दूसरे जो बेस्ट बैटर हैं इस टीम में वो है मोहम्मद नवाज, जो कि बहुत नीचे आते हैं, इस वजह से बड़े स्कोर तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन ये 2 प्लेयर अगर टच की बात करें तो सबसे बेस्ट फॉर्म में दिखाई पड़े, जो कि इंडिया के खिलाफ साहिबजादा फरहान ने 2 अच्छे मैचेस खेले हैं, तो ये भी तीसरे खिलाड़ी बन जाते हैं। और उसी में सैम अयूब को इंक्लूड कर दे, जो कि बॉलिंग की भी यूटिलिटी लेकर के आते हैं ना, तो इस पूरी की पूरी टीम में ये ऊपर से 4 खिलाड़ी बेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जिसमें शाहीन आफरीदी और हैरिस रो को भी आप जरूर इंक्लूड करेंगे। क्योंकि शाहीन आफरीदी इस तरीके की पिचेस पर जहां पर शुरुआत में गेंद स्विंग करती है, अच्छी खासी मदद आप निकाल पा रहे हैं, बल्ले से भी बीच बीच में रन बनाते रहे हैं, तो उनकी भी यूटिलिटी काफी अच्छी हो जाती है। बाकी हैरिस रोफ तो निश्चित तौर पर खतरनाक बॉलिंग कर ही रहे हैं, पिछले 4 मैच में 9 विकेट लेकर के। तो ये इस टीम के अंदर 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो कि आपकी बनने वाली 6 में से कम तो 4 से 5 टीमों में होने ही चाहिए। और ये सबसे बेहतर यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करवाते भी हैं। बाकी इंडिया के खिलाफ खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखें तो निश्चित तौर पर हैरिस रोफ के 6 मैच में 9 विकेटें हैं, लेकिन शाहीन के 5 मैच केवल 4 विकेटें हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली जो है कि शाहीन जो इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिया के खिलाफ कभी भी तो केवल पहली इनिंग की बॉलिंग में। सेकंड इनिंग की जब भी इन्होंने बॉलिंग करी है 5 मुकाबले में 3 बार तो एक भी विकेट नहीं है, लेकिन 2 बार जब पहली इनिंग की बॉलिंग करी तो उसी में 4 विकेटें हैं। तो कहां पर आप इनको प्रेफर करेंगे, ये चीज भी यहां पर काफी हद तक क्लियर होता है। बाकी अबरार के भी 2 मैच में केवल 1 विकेट है, हसन अली अगर खेलते तो इनके 1 मैच में 2 विकेट है, इवन फहीम के भी 2 मैच में 1 ही विकेट है। लेकिन मोहम्मद नवाज हालांकि इस टूर्नामेंट के जो मैचेस खेले उन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा बड़ी छाप तो नहीं छोड़ पाए, लेकिन ओवरऑल आंकड़े काफी अच्छे हैं और मेरे हिसाब से काफी अच्छी इनकी यूटिलिटी होने वाली भी है। बाकी सैम अयूब केवल अपने बॉलिंग के नंबर्स के बेसिस पर और साहिबजादा फरहान अपनी बैटिंग के नंबर के बेसिस पर जो इन्होंने इस एशिया कप में किया है। और कुछ हद तक फखर जमान के भी नंबर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये 5 मैच केवल 70 रन ही बना पाए हैं। तो हेड टू हेड के बेसिस पर 4 प्लेयर, रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर पिछले पेज पर आपने देखा कि 6 प्लेयर जो थे वो निश्चित तौर पर कॉमन है, उसमें से 4 जो हेड टू हेड के बेसिस पर भी और रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर भी आपकी टीम में आते हैं। बाकी वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप उठा करके देखें तो फखर जमान हो गए, साहिबजादा फरहान के नंबर्स आप देख लीजिए तो थोड़े से एवरेज टाइप के ही हैं। और उसी में सैम अयूब का इंक्लूड कर दीजिए तो 5 मैच में केवल 21 रन है, 4 बार तो खाता भी नहीं खुला है और बाकी 8 विकेटें ये ले चुके हैं यहाँ पर एज ए बॉलर। क्योंकि अगर आप देखें जो 5 मैच 21 रन है उसमें हाईएस्ट स्कोर भी 21 का ही है, तो आपको पता चल ही रहा होगा कि 4 बार खाता खुला नहीं। आगा के भी नंबर्स काफी खराब है, हुसैन तलत तो निश्चित तौर पर कहाँ खेलेंगे कुछ पता है नहीं। मोहम्मद हैरिस निश्चित तौर पर आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन काफी अच्छे टच में रहे हैं रिसेंट टाइम में, फ्लो इनका रन बनाने का काफी अच्छा है। बाकी नवाज के 33 मैच में 35 विकेटें हैं, फहीम अशरफ के 18 मैच में 16 विकेटें हैं, शाहीन आफरीदी के 22 मैच में 31 विकेटें हैं और हैरिस रऊफ के 15 मैच में 23, तो अबरार के 7 मैच में 4 विकेटें हैं। तो वही बात जो आपको पीछे समझाई थी कि रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर जो 6 बेस्ट प्लेयर थे और उसके बाद हेड टू हेड के आंकड़ों के बेसिस पर जो 4 बेस्ट ऑप्शन निकले पड़े, तो उसमें से वो चारों तो निश्चित तौर पर कॉमन ही थे। तो वो चारों कम से कम 4 से 5 टीमों में होने चाहिए। बाकी जो 2 और प्लेयर रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर थे वो आपके 3-3 टीमों में रोटेट करके फ्लोट होकर के आएंगे। तो उस तरह से आपकी टीम आपके आज के इस मैच की बनेगी पाकिस्तान की तरफ से। बाकी प्लेयर बैटल देखें तो ओवरऑल अगर मैं सीधा कंक्लूजन दूं, नंबर्स तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे ना, तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक ऐसे टाइप ऑफ बॉलिंग है और चाइना मैन बॉलिंग, इवन स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो रिस्ट स्पिन, जिसमें कुलदीप यादव आ जाते हैं इंडिया की तरफ से, वरुण चक्रवर्ती आ जाते हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन कुलदीप और अक्षर जैसे जो बॉलर होते हैं वो हमेशा परेशान करते हैं पाकिस्तानी बैटर्स को, जिसमें इंडिविजुअली हार्दिक पांड्या का भी नाम आप इंक्लूड कर सकते हैं, 2 बार या फखर जमान को आउट कर चुके हैं। साहिबजादा फरहान को दुबे ने 1 बार आउट किया था, 1 बार कुलदीप ने, 5 बार आइटम फास्ट बॉलिंग पर और 4 बार
लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर काफ़ी सस्ते में आउट हो चुके हैं। सलमान आगा को भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग फंसाती है, जिसमें अक्षर पटेल ने भी इस टूर्नामेंट में एक बार आउट किया था। सैम अय्यूब को भी स्पिन खेलनी उतनी बेहतर आती नहीं। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या भी एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद हैरिस। तो इनका भी आंकड़ा देखेंगे तो वही कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो पीछे आपको ने समझाया। तो ओवरऑल काफ़ी हद तक फेवरेट तो इंडिया ही है आज के इस मैच में, इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। और इसी वजह से सबसे बेस्ट कप्तान है वाइस कप्तान के ऑप्शन में निकल करके आपको इंडियन ही दिखाई पड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंशियल ऑप्शंस भी हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, जो कैप्टन और वाइस कैप्टन रोटेट करके। और साथ ही साथ जो भी हमारी आज के इस मैच के फाइनल 6 टीम बनेगी और जो पिच रिपोर्ट होगा टॉस के बाद, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। लेना हो तो उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन तो कर लीजिए पिच रिपोर्ट के लिए खाली, लेकिन अपनी टीम खुद से बनाइए इस पूरे वीडियो को देख करके। क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो टीम देखिए आपकी आराम से बनेगी, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो वहां पर आपके चांसेस भी ज्यादा बेटर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं। नमस्कार।